दोस्तों इंडिया और चाइना ने लास्ट ईयर पैंगोंग लेक और आसपास के एरिया में कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, जिसका कारण था चाइनीज आर्मी द्वारा इस रीजन में किए जाने वाले अवैध घुसपैठ। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन साइड ने स्विफ्टली एक्शन लेते हुए चाइनीज एग्रेशन को पुश बैक करने में सक्सेस पाई, जिससे पैंगोंग लेक के ऊपर चाइनीज ट्रूप्स अपना कब्जा जमाने में नाकामयाब रहे। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि लद्दाख के पैंगोंग लेक के और आसपास के रीजन में चाइना ने अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिशें की हों। 1962 के वॉर के दौरान भी चाइना ने पैंगोंग लेक पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स लिए थे, जिन्हें ब्रेव इंडियन ट्रूप्स ने पुश बैक किया था। दोस्तों जमीन को लेकर विवाद देशों के बीच में तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक झील को लेकर विवाद जिसके कारण दो न्यूक्लियर पावर्ड नेशन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, ये इस मुद्दे को क्यूरियस बनाता है। क्यों ऐसा है कि चाइना इंडिया द्वारा पैंगोंग लेक के सदर्न एज पे बनाए अपने कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इस बात के बावजूद कि वो हिस्सा इंडिया में ही लाई करता है। आज की हमारी वीडियो का मकसद है पैंगोंग लेक के कारण इंडिया और चाइना के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स को समझना। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों पैंगोंग लेक इंडिया और चाइना दोनों के लिए क्रूशल है, जिसके कारण दोनों देश एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसकी शुरुआत हम करते हैं पैंगोंग लेक की बेसिक डिटेल। दोस्तों पैंगोंग सो या पैंगोंग लेक ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत के बीच स्थित एक एंडोहेरिक लेक है, जिसका कोई ड्रेनेज आउटलेट नहीं है। तिब्बतन लैंग्वेज में सो का अर्थ होता है लेक। 4225 मीटर की ऊंचाई पे स्थित ये लेक 134 किलोमीटर लंबी है, जो 5 सब लेक्स में डिवाइडेड है। इन 5 सब लेक्स में पैंगोंग सो, सो न्याक, रुमसो, जो ट्विन लेक्स हैं और न्याक सो शामिल हैं। पैंगोंग लेक का लगभग 50% एरिया चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में लाई करता है और 40% इंडिया के लद्दाख में। बचा हुआ 10% डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और चाइना के बीच डी फैक्टो बफर जोन का काम करता है। अपने ब्रॉडेस्ट पॉइंट पे इस लेक की ब्रेड्थ 5 किलोमीटर है और ये इन टोटल 604 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है। सलाइन वाटर होने के बावजूद ये लेक विंटर सीजन में पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, जिससे कुछ एरियाज में व्हीकल मूवमेंट इस लेक के ऊपर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत पे हमला करने से पहले अपने सोल्जर्स और हॉर्सेस को इसी पैंगोंग लेक के फ्रोजन सरफेस के ऊपर ट्रेन किया था। इस लेक को इंडस रिवर से एक एलिवेटेड रिज अलग करते हुए इसे लैंडलॉक्ड बेसिन बनाता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में इस लेक का इंडस रिवर के साथ डायरेक्ट लिंकेज था। आज इस लेक को रामसर कन्वेंशन के अंडर एक वेटलैंड की तरह आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है, जिसके बाद इसे इकोलॉजिकल टर्म्स में भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल पाएगा। यदि ऐसा होता है तो साउथ एशिया में ये पहला ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड बन जाएगा। हिस्टोरिकली इस लेक को 5 लेक से मिलकर बनी एक लेक की तरह देखा जाता था, जो नैरो वाटर चैनल से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पैंगोंग सो का नाम केवल इन लेक्स के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट के लिए यूज किया जाता है, जो मोस्टली लद्दाख में लाई करता है। तिब्बतन साइड में लाई करने वाले मेन लेक को स्योन्याक या मिडिल लेक कहते हैं। सोन्याक के बाद तिब्बतन साइड में 2 छोटे लेक्स हैं, जिन्हें रमसो कहा जाता है। सबसे लास्ट लाई करने वाली लेक को न्याकसो कहा जाता है। दोस्तों तिब्बतन लैंग्वेज में इस पूरे लेक ग्रुप को सोमनगांगला रिंगपो कहा जाता है। पैंगोंग सो और सोमनगांगला रिंगपो को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, जहां एक और लद्दाख गवर्नमेंट वेबसाइट पे पैंगोंग सो की तिब्बतन मीनिंग हाई ग्रासलैंड लेक बताती है, वहीं हिस्टोरिकल ट्रैवल बुक्स पैंगोंग की मीनिंग हॉलो बताते हैं। चाइनीज मीडिया सोर्सेज सोमो नगांगला रिंगपो की मीनिंग लॉन्ग नैरो इंचेंटेड लेक बताते हैं। इस लेक को पैन कुंग हु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हिस्टोरिकली पैंगोंग सो लद्दाख रूलर्स के अंडर लाई करता था, लेकिन 17वीं सेंचुरी में तिब्बत भूटान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लद्दाख के रूलर डेल्डान नामग्याल ने भूटान का समर्थन किया था। इस बात से नाराज हुए तिब्बतन्स ने लद्दाख के ऊपर मिलिट्री अटैक कर दिया। कमजोर पड़े डेल्डन ने इस सिचुएशन में इंडिया में रूल कर रहे मुगल से हेल्प मांगी, जिन्होंने इस शर्त पे हेल्प करी कि इसके बदले डेल्डान को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मुगल्स द्वारा दिए जाने वाले प्रोस्पेक्ट से तिब्बतन्स और लद्दाखियंस दोनों घबरा गए और 1684 में एक एग्रीमेंट स्टैब्लिश कर लिया। इस एग्रीमेंट के तहत डेल्डान नामग्याल को अपनी टेरिटरी के कुछ हिस्से तिब्बत को देने पड़े, जिसके बाद लद्दाख और तिब्बत के बीच पैंगोंग सो से गुजरते हुए एक नए बॉर्डर का डिमार्केशन हुआ और इस तरह लेक का 1/3 एरिया इंडिया में आया
और रिमेनिंग 2/3 तिब्बत के अंडर चला गया। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद लद्दाख के अक्साई चिन्ह का एरिया इंडिया के लिए एक रिमोट लोकेशन था, जहां कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट और डिफिकल्ट टेरेन के कारण जहां इंडिया ने अक्साई चिन्ह से कोई कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं की, वहीं चाइनीज साइड से इजी एक्सेस होने के कारण चाइना ने अक्साई चिन्ह में रोड्स कंस्ट्रक्ट किए, जो तिब्बत को शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। इस रोड के एग्जिस्टेंस की खबर इंडिया को लेट 1950s तक नहीं थी, जिसके बाद इंडिया द्वारा किए गए ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट चाइना ने यहां एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एग्जिस्टेंस की बात कही। चाइनीज लीडर जोउ इनलाइन ने पंडित नेहरू को लेटर लिखते हुए कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC ईस्टर्न साइड में मैकमोहन लाइन से कोइंसाइड करती है और वेस्टर्न साइड में उस लाइन तक जहां इंडिया और चाइना अपने अपने एक्चुअल कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं। इस समय तक चाइना अक्साई चिन्ह में रोड्स बनाकर अंदर तक घुसपैठ कर चुका था। अक्साई चिन्ह की ये लाइन आने वाले सालों में इंडिया और चाइना के बीच हुए 1962 वॉर का प्रमुख कारण बनी। दोस्तों, यूं तो LAC मोस्टली लैंड एरिया से ही गुजरती है, लेकिन पैंगोंग सो एक यूनिक लोकेशन है जहां ये लाइन किसी वाटर बॉडी से पास होती है। पैंगोंग के अंडर लाई करने वाले LAC के इन पॉइंट्स को लेकर इंडिया और चाइना के क्लेम्स मैच नहीं करते, जिसके कारण दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट्स हैं। आज इस लेक का 45 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न सेक्शन इंडिया के कंट्रोल में है और बचा हुआ एरिया चाइनीज कंट्रोल के अंडर। दोस्तों, यदि पैंगोंग लेक को एक्सक्लूसिवली देखा जाए तो इसका कोई मेजर टैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये चाइना द्वारा यूज किए जाने वाले चुसुल अप्रोच के रास्ते में लाई करता है। चुसुल अप्रोच चाइना द्वारा इंडिया पे हमला करने के लिए मेन अप्रोच है, जिससे वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ कर सकता है। इंडियन असेसमेंट के यदि फ्यूचर में कोई मेजर चाइनीज ऑफेंसिव होता है तो वो पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ दोनों साइड से होगी। 1962 वॉर के दौरान चाइना ने इसी अप्रोच के थ्रू अपना मेन ऑफेंसिव अटैक लॉन्च किया था और इंडियन आर्मी ने रिजांगला पे चाइनीज आर्मी का सामना किया था। दोस्तों, रिजांगला चुसल वैली तक पहुंचने के लिए एक माउंटेन पास है, जहां 13 कुमाऊं के अहिर कंपनी को लीड करते हुए मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस तक चाइनीज आर्मी को रोके रखा था। पैंगोंग लेक के नदन साइड पे इंडियन आर्मी का धान सिंह थापा पोस्ट भी देखा जा सकता है। 1962 वॉर के दौरान मेजर धान सिंह थापा सिरिजाप 1 आउटपोस्ट को संभाल रहे थे, जो चुसल एयरफील्ड के डिफेंस के लिए जरूरी था। इस वॉर में अपने योगदान के लिए मेजर धान सिंह थापा और मेजर शैतान सिंह को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमवीर चक्र से नवाजा था। चाइना ने समय के साथ पैंगोंग सो के किनारों तक मोटरेबल रोड्स बना लिए हैं। पीस टाइम के दौरान भी LAC के एक्चुअल पोजीशन को लेकर दोनों देशों के बीच के डिफरेंसेस इसे एक कंटेस्टेड टेरेन बनाते हैं। 1999 में जब इस एरिया के आर्मी यूनिट को ऑपरेशन विजय के अंडर कारगिल भेजा गया था, तो चाइना ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर लेक के किनारे 5 किलोमीटर तक इंडियन टेरिटरी के अंदर रोड बना दी थी। 1999 में बनाए गए रोड चाइना द्वारा पहले से बनाए रोड नेटवर्क्स में एक एड ऑन था, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए G219 काराकोरम हाईवे से लिंक करता है। इन्हीं रोड्स में से एक रोड से चाइना पैंगोंग लेक के नदन टिप पे स्थित इंडियन पोजीशंस के ऊपर नजर रखता है। पैंगोंग लेक के नदन बैंक पे स्थित माउंटेन्स आगे की दिशा में निकले हुए हैं, जिन्हें आर्मी फिंगर्स कहती है। इंडिया का मानना है कि LAC फिंगर 8 के अलोंग सिचुएटेड है, लेकिन इंडिया फिंगर 4 तक ही अपना फिजिकल कंट्रोल मेंटेन रखता है। चाइनीज बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पे स्थित है, जबकि उनका मानना है कि LAC फिंगर 2 से होकर गुजरता है। कुछ सालों पहले चाइना ने फिंगर 4 के पास एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया था, जिसे इंडियन साइड के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन के बाद तोड़ना पड़ा। चाइनीज आर्मी लाइट व्हीकल्स की मदद से फिंगर 2 तक पेट्रोलिंग करती है और लास्ट ईयर हुए टेंशन से पहले इंडियन आर्मी फिंगर 8 तक पेट्रोल किया करती थी। लास्ट ईयर चाइनीज आर्मी इंडियन साइड को फिंगर 2 से आगे आने रोकने का प्रयास किया था, जिसके कारण दोनों सेनाओं में झड़प हुई थी। दोस्तों, कुछ साल पहले तक लेक के वाटर पे चाइनीज आर्मी का अपर हैंड था, जब अपने सुपीरियर बोट्स के साथ वो इंडियन बोट्स को हैरेस कर पाते थे। लेकिन लगभग 8 साल पहले इंडिया ने चाइनीज बोट्स से बेटर तांपा बोट्स परचेज कर चाइना को एग्रेसिव रिस्पांस ऑफर करना शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों साइड से पेट्रोल बोट्स के डिसएंगेजमेंट को लेकर वेल एस्टैब्लिश्ड ड्रिल्स पहले से मौजूद हैं, फिर भी वाटर बॉडी में होने वाली ये कन्फ्रंट्रेशंस पिछले कुछ सालों में बढ़ते चले आए हैं।
दोस्तों, पैंगोंग लेक इंडिया और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश की तरह एक डिस्प्यूटेड रीजन बन चुका है, जिसके ऊपर दोनों साइड्स अपनी सोवरेनिटी क्लेम करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जहां इंडिया कॉलोनियल एरा की बाउंड्रीज को अपहोल्ड करता है, वहीं चाइना ब्रिटिशर्स द्वारा डिमार्केट की गई किसी भी बाउंड्री को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है। चाइना द्वारा लिए जाने वाले यूनिलेटरल प्रोवोकेटिव एक्शंस चाइनीज फॉरेन पॉलिसी के एग्रेसिवनेस को शो करती है। एक एनालिसिस के अनुसार इस बात की संभावना भी व्यक्त की गई है कि कोविड-19 मिसमैनेजमेंट में अपने खराब हुए इमेज को सुधारने के लिए भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मिलिट्री एग्रेसिव अप्रोच दिखाई थी, जिससे चाइनीज सिटीजन्स का ध्यान भटकाया जा सके। आने वाले समय में चाइना ऐसी एग्रेसिवनेस दोबारा दिखाएगा, इस बात की पूरी संभावना है, जिसको टैकल करने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया, चाइना और पैंगोंग सो लेक की। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पैंगोंग सो लेक की जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।